हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 30 और 31 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Geological Survey of India is resuming studies of mass balance of which glacier in Himachal Pradesh from this year to assess and analyze the loss of snow cover। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस वर्ष से हिमाचल प्रदेश में किस हिमनद के द्रव्यमान संतुलन का अध्ययन फिर से शुरू कर रहा है ताकि हिम आवरण के नुकसान का आंकलन और विश्लेषण किया जा सके। देखिए, जो स्टडी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे कंडक्ट किया जा रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये किस ग्लेशियर के ऊपर की जा रही है? ये की जा रही है हाम्टा ग्लेशियर के ऊपर। तो जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, उनके द्वारा अलग अलग जगह पर स्टडीज़ की जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और हिमालय के काफ़ी पार्ट में क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और अलग अलग ग्लेशियर्स की स्टडी की जाती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी कड़ी में एक स्टडी है मास बैलेंस की और वो की जा रही है हाम्टा ग्लेशियर के ऊपर। हाम्टा ग्लेशियर के ऊपर ये मास बैलेंस की स्टडी की जाएगी और एनालाइज किया जाएगा कि जो लॉस ऑफ स्नो कवर है किस तरह से हो रहा है। मास बैलेंस के बारे में बात की जाए तो मास बैलेंस का मतलब ये है कि कितनी स्नो उस ग्लेशियर ने रिसीव की, यानी कि कितनी बर्फ़ उस ग्लेशियर के ऊपर पड़ी, कितनी उसने रिटेन की और कितनी उससे लॉस हो गई, कितनी उससे ख़त्म हो गई, यानी कि उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आया। वो सारी की सारी स्टडी की जाती है हमारी मास बैलेंस के ऊपर। मास बैलेंस के अंतर्गत ये सारी स्टडी की जाती है और इससे हमें ये बात जानने को मिलती है कि किस तरह से हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो चेंज हो रही हैं और उनका इम्पैक्ट जो है किस तरह से ग्लेशियर पर पड़ रहा है और अलग अलग जगह पे पड़ रहा है। सारी की सारी स्टडी जो है ये ग्लेशियर के ऊपर की जाती है। पिछले बार भी मास बैलेंस स्टडी की गई थी हाम्टा ग्लेशियर के ऊपर और वो शुरू की गई थी 1999 और 2000 में और ये चली थी 2016-17 तक। और उस समय जब ये मास बैलेंस स्टडी की गई थी हाम्टा ग्लेशियर के ऊपर तो नेगेटिव मास बैलेंस देखने को मिला था, यानी कि जो हाम्टा ग्लेशियर है उसका वॉल्यूम जो है, उसका आयतन जो है वो कम हुआ था। वर्ष 2000 से लेके 2016 तक जो हाम्टा ग्लेशियर है लगभग 169 मीटर कम हुआ, यानी कि प्रति वर्ष देखा जाए तो हर वर्ष 10.5 मीटर जो है कम हुआ है। टोटल देखा जाए तो 169 मीटर कम हुआ है हाम्टा ग्लेशियर 2000 से लेके 2016 तक की जो स्टडी की गई थी, और हर वर्ष देखा जाए तो 10.5 मीटर जो है कम हुआ है। और जो हमारा हाम्टा ग्लेशियर है इसमें लगातार ही ये जो रिट्रीटिंग ट्रेंड जो है ये इसका कम होने वाला ट्रेंड है देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट कंडीशन है वो चेंज हो रही है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। इन वजह से जो हाम्टा ग्लेशियर है वो सिकुड़ रहा है। तो ये सारी मास बैलेंस की स्टडी जो है फिर से रिज्यूम की जा रही है अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हाम्टा ग्लेशियर के ऊपर। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि हाम्टा ग्लेशियर पिछली बार कितना सिकुड़ा था, तो 2000 से लेकर 2016 तक यानी कि 16 वर्षों में 169 मीटर ये सिकुड़ चुका है। प्रति वर्ष 10.5 मीटर जो है ये सिकुड़ा है। मैप में देखें अगर हम, ये हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश का मैप है और ये हमारा यहाँ पर है शिमला डिस्ट्रिक्ट और ये हमारा यहाँ पर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। हाम्टा ग्लेशियर जो है कुल्लू ज़िले में स्थित है और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में ये हम आपकी है ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज और यहाँ पर है आपका हाम्टा पास। हाम्टा पास के पास ही है हाम्टा ग्लेशियर और यहाँ जैसे है रोहतांग पास। और जो हाम्टा पास है, हाम्टा पास जो है कुल्लू वैली और चंद्रा वैली को आपस में कनेक्ट करता है। अगर हम इस लाहौल स्पीति के मैप में यहाँ पर देखें तो इस लाहौल स्पीति के मैप में यहाँ से निकलती है आपकी भागर नदी, यहाँ से निकलती है आपकी चंद्रा नदी। चंद्रा नदी यहाँ से ऑरिजिनेट होके इस तरह से आगे बढ़ती है और यहाँ से निकलती है भागर नदी और ये यहाँ से ऑरिजिनेट होके चंद्रा नदी में मिलती है। ये सारी की सारी जो वैली है ये सारी की सारी है चंद्रा वैली। यहाँ पर है आपकी अटल रोहतांग टनल, जो कि इसका जो दूसरा एंड है वो निकलता है लाहौल स्पीति में और लाहौल स्पीति में जब निकलता है तो सामने होती है आपकी चंद्रा नदी, जिसे कि चिनाब नदी भी कहते हैं, और ये आगे बढ़ती हुई फिर चंबा में एंटर करती है। तो यहाँ पर है आपका हाम्टा पास। हम डिस्कस करते हैं कर रहे थे हाम्टा पास के बारे में, तो यहाँ पर है आपका हाम्टा पास। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एग्रीमेंट विद NHPC फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 500 मेगावाट डूगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस जिले की 500 मेगावाट क्षमता की डूगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए NHPC के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? कौन से ज़िले में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा हमारा चंबा ज़िले में। तो हाल ही में
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में, उनकी मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने चंबा जिले के किलाड़ में 500 मेगावाट क्षमता की डूगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनएचपीसी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि एनएचपीसी द्वारा 500 मेगावाट का डूगर जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी। और ये जो हमारी डूगर जल विद्युत परियोजना है, ये बनेगी हमारी चिनाब नदी के ऊपर। और इस डूगर जल विद्युत परियोजना की जो अनुमानित लागत है लगभग है 3,987.34 करोड़ रुपए। अगर मैप में देखें कि कहाँ जैसे बनेगी, हमने जैसे डिस्कस किया कि ये जो पूरा का पूरा मैप है ये आपका है हिमाचल प्रदेश का मैप, और यहाँ से निकलती है भागा नदी और यहाँ से निकलती है आपकी चंद्रा नदी। इस तरह से चंद्रा नदी जो है आगे बढ़ती है और यहाँ पर मिलती है भागा नदी, और आगे बढ़ते हुए ये बन जाती है चिनाब, और यहाँ पर ये करती है चंबा में एंटर। चंबा में एंटर जो करती है चिनाब नदी वो करती है भुजिंद के पास। यहाँ पर भुजिंद के पास ये एंटर करेगी और यहाँ पर आगे जाएगी ये पांगी वैली में। सारी जो है ये पांगी वैली है, और पांगी वैली में ही यहाँ पर बनाया जाएगा डूगर जल विद्युत परियोजना। और किसके ऊपर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा चिनाब नदी के ऊपर। इसके अलावा जो चंद्रा नदी जो है, चिनाब नदी जो है, ये संसारी नाला के पास चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर कश्मीर वैली में एंटर कर देती है, कश्मीर की पद्र घाटी में एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एग्रीमेंट विद बीबीएमबी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 42 मेगावाट बग्गी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस जिले की 42 मेगावाट क्षमता की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए बीबीएमबी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस जिले में बनाई जाएगी ये बग्गी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये बनाया जाएगा मंडी जिला में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो हिमाचल सरकार ने मंडी जिले की 42 मेगावाट क्षमता की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए बीबीएमबी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बीबीएमबी की फुल फॉर्म है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, बीबीएमबी। इनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं और लगभग 284.87 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। अगर हम मैप में देखें तो इस तरह से आपका ये है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट का मैप, और इस तरह से आपका है ये सारा का सारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रोहतांग पास के नज़दीक से ही निकलती है ब्यास नदी, और ब्यास नदी आगे बढ़ते हुए कुल्लू सिटी को क्रॉस करते हुए, कुल्लू नगर को क्रॉस करते हुए आगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करके आगे पहुंचती है पंडोह पे। ये पंडोह पे बना है पंडोह डैम। पंडोह डैम बना है, और वहाँ से टनल के थ्रू ही सारा का सारा पानी जो है वो भेजा गया है बग्गी को। मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुंदरनगर के नज़दीक एक जगह है जिसका नाम है बग्गी, वहाँ को टनल के थ्रू भेजा गया है बग्गी को, ब्यास नदी का पानी। और जो कुछ पानी जो है पंडोह डैम से आगे डाइवर्ट कर दिया गया है ब्यास नदी को, और बग्गी में इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये है आपका पंडोह, यहाँ से टनल के थ्रू सारा का सारा पानी जो है, मैक्सिमम पानी जो है वो भेजा गया है बग्गी को। बग्गी से कैनाल बनाई गई है और वो कैनाल जाती है सुंदरनगर तक। सुंदरनगर में बहुत बड़ी झील है और वहाँ से भी टनल बनी है, और टनल जाती है वो सलापड़ तक। एक जगह है सलापड़, वहाँ तक जाती है ये, और सलापड़ में सतलुज नदी और ब्यास नदी आपस में मिलती है, और फिर बनती है ये ब्यास सतलुज लिंक परियोजना। यहाँ पर बन जाती है ब्यास सतलुज लिंक परियोजना। तो यहाँ पर जो बग्गी है, यहाँ पर ये 42 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा, और किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा बीबीएमबी के द्वारा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा। वेयर विल द सेकेंड फ्लावर मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश बी सेटअप आफ्टर परवाणु? परवाणु के बाद हिमाचल प्रदेश की दूसरी फूल मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी ऊना में। At which place of Himachal Pradesh rupees 1200 crore bulk drug pharma park will be set up, which has been approved by the union government? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर 1200 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा ऊना जिले के हरोली में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हिमाचल प्रदेश के लिए, काफ़ी अच्छी खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए के बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी दे दी है। पूरे भारत में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाए जाएंगे। एक बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि बाकी जो बचे वो कहाँ बनाए जाएंगे, कौन कौन से राज्यों में बनाए जाएंगे। टोटल जो है 3 बनाए जाएंगे, तो बाकी के जो 2 बचे वो कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। और जो हिमाचल प्रदेश में बनेगा उसमें 1000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा होगी, और इसमें जो लागत का 90% जो है प्रदान किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि 900 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार प्रदान करेगा, और 100 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को देना पड़ेगा। और पार्क स्थापित करने के लिए जिला ऊना के हरोली तहसील के पोलियाँ, टिब्बी और मल्लूवाल में 405 एकड़ भूमि को चिन्हित किया जा चुका है।
और इस बल्क ड्रग पार्क का बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो घरेलू दवा का निर्माण है उसे इंक्रीज़ किया जा सके और जो हमारी ड्रग सिक्योरिटी है, दवा सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित भी किया जा सके। इसके अलावा दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले जो भी सॉल्ट हैं, अब उनका निर्माण जो है भारत में ही किया जाएगा। और अब इसकी जो है चीन पर जो निर्भरता है सॉल्ट के लिए, हमें चीन से सॉल्ट लेने पड़ते थे, अब वो सारे के सारे कम हो जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश की 600 से ज़्यादा फार्मा कंपनियों को अब दवाइयों के लिए सॉल्ट के अलावा जो भी कच्चा माल है वो सारा सारा इसी बल्क ड्रग फार्मा पार्क से मिल जाएगा। From which district Chief Minister Jairam Thakur has launched a scheme under which 125 units of free electricity would be given to people of the state. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जिले से एक योजना शुरू की है जिसके तहत राज्य के लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी? तो कहाँ से शुरू की गई? ये की गई मंडी जिला से। In which district Gangot Panchayat is situated, whose reference was made by Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat program for making children of migrant laborers as a special guest during the celebration of 15th August 2022. गंगोट पंचायत किस जिले में स्थित है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को 15 अगस्त 2022 को उत्सव के दौरान विशेष अतिथि बनाने के लिए किया था? तो कौन से जिले में स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। कांगड़ा जिले में है आपकी गंगोट पंचायत है और वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी कि 15 अगस्त को जो भी प्रवासी मजदूर हैं उन्हें चीफ गेस्ट बनाया गया था, विशेष अतिथि बनाया गया था और इसका जिक्र किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी मन की बात सेशन में। Which film has bagged the Best Film Award in Himachal Pradesh State category during the 8th International Film Festival of Shimla? शिमला के 8वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किस फिल्म को हिमाचल प्रदेश राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कौन सी फिल्म है ये? इसका नाम है कील। Which film has bagged the Best Feature Film Award in the International category during the 8th International Film Festival of Shimla? शिमला के 8वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कौन सी फिल्म है ये? इस फिल्म का नाम है द बोर्डिंग हाउस। बोर्डिंग हाउस को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है और ये मिला है इंटरनेशनल कैटेगरी में। ये पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है और ये लिस्ट जो है वो 8th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि शिमला के गेटी थिएटर में जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था उसकी पूरी की पूरी लिस्ट है। इसमें जब लास्ट डे था उस दिन 26 फिल्में जो हैं वो स्क्रीन की गई और इसमें हिमाचल की जो बेस्ट फिल्म है उसका नाम है कील और इसके डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है वो है आर्यन हारनोट। आर्यन हारनोट के द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल कैटेगरी में बेस्ट फीचर फिल्म है द बोर्डिंग हाउस, स्पेशल जूरी फीचर फिल्म है स्टोयन, बेस्ट शॉर्ट फिल्म है फुटस्टेप्स, स्पेशल जूरी शॉर्ट फिल्म ये दो हैं कॉफाइंड एट 15 और पोलर बियर्स, स्पेशल जूरी डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म है इसका नाम है एमरजेंस आउट ऑफ शेडोज़। इसके अलावा नेशनल कैटेगरी में यानी कि इंडिया की कैटेगरी में कौन कौन सी हैं? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री दो हैं, एक है द फर्स्ट इंक मेमोरीज दैट मेक हिस्ट्री, दूसरी है रिपल्स अंडर द स्किन। स्पेशल जूरी डॉक्यूमेंट्री में 15 सेकेंड्स अ लाइफ टाइम। बेस्ट शॉर्ट फिल्म आपकी है वो है शीर कोरमा। स्पेशल जूरी शॉर्ट फिल्म है उसमें 3 हैं आपकी, एक है काकिथम पेपर, दूसरी है पिंकी एंड पापा और तीसरी है कुमू। बेस्ट फीचर फिल्म है आपकी चाबी वाला द की स्मिथ। स्पेशल जूरी फीचर फिल्म वो है आपकी राजा और बेस्ट म्यूजिक वीडियो जो है वो है राइज अप। तो सारी लिस्ट को एक बार रीड कर लीजिएगा। A 3-day state level open hockey tournament for boys and girls was organized at which place? लड़कों और लड़कियों के लिए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया आपके सोलन में, सोलन के ठोडो ग्राउंड में। सोलन के ठोडो ग्राउंड में आपका 3 दिवसीय स्टेट लेवल ओपन हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। What is the name of mobile health van of Satluj Jal Vidyut Nigam Limited which has won gold award in the 12th Exceed Environment HR and CSR Award 2022? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की मोबाइल स्वास्थ्य वैन सेवा का क्या नाम है जिसने 12वें पर्यावरण मानव संसाधन और CSR पुरस्कार 2022 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वैन है और काफ़ी ये सेवा कर रही है, इसके लिए इसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इसका नाम है सतलुज संजीवनी सेवा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सतलुज संजीवनी सेवा। तो हाल ही में जो 12वें अतिरिक्त पर्यावरण मानव संसाधन और CSR पुरस्कार 2022 हुए उसमें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को 2 स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा गया। एक पुरस्कार दिया गया इनकी मोबाइल स्वास्थ्य वैन सेवा को, उसका नाम है सतलुज संजीवनी सेवा,
और दूसरा गोल्ड अवार्ड इन्हें दिया गया इनके पर्यावरण के संरक्षण में इनके व्यापक प्रयासों के लिए, यानी कि जो भी ये प्रोजेक्ट बनाते हैं उनमें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाता है, इसलिए दूसरा गोल्ड अवार्ड इन्हें दिया गया। पहला दिया गया इनकी मोबाइल स्वास्थ्य वैन के लिए। इसके अलावा जो इनकी शत्रु संजीवनी सेवा स्वास्थ्य वैन है ये 2012 में शुरू की गई थी, और जो शत्रु जल विद्युत निगम लिमिटेड है इसके चेयरमैन है वो है नंदलाल शर्मा। Chief Minister Jairam Thakur has inaugurated a heliport made at a cost of rupees 3.40 crore at which place? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर 3.40 करोड़ रुपए की लागत से बने हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया? कहाँ किया? ये किया गया रामपुर में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर में 3.40 करोड़ रुपए की लागत से बने हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है। और जिला शिमला के रामपुर में ये जो हेलीपोर्ट बना ये भारत सरकार की उड़ान स्कीम यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत हिमाचल में बनाया गया दूसरा हेलीपोर्ट है। टोटल 5 बनाए जाएंगे और दूसरा जो बनाया जा चुका है, और जो 5 हैं उनकी ये पूरी लिस्ट है। एक है जो शिमला के संजौली बाईपास के पास बनाया गया है, दूसरा सोलन के बद्दी में, तीसरा शिमला जिले के रामपुर में, चौथा मंडी के कंगनीधार में और पाँचवा जो है मनाली में। ये सारे के सारे उड़ान स्कीम के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। टोटल 5 बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा जो बना के तैयार कर दिया गया है और वो बनाया गया है रामपुर में। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। नेम द ऑपरेशन दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। The world's largest religious monument, the Temple of Vedic Planetarium, is expected to be open in 2024. In which state the Temple of Vedic Planetarium is located? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर 2024 में खुलने की उम्मीद है। वैदिक तारामंडल का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। As per the recent data on health insurance coverage collected by National Family Health Survey in 2019 to 21, which state has the highest proportion of Indian household with the health insurance? 2019-21 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए स्वास्थ्य बीमा कवरेज के हालिया आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में स्वास्थ्य बीमा वाले भारतीय परिवारों का अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस जो करवाई गई है वो करवाई गई है राजस्थान के लोगों के द्वारा। Which bank recently partnered with the National Payment Corporation of India to launch RuPay credit cards? RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ भागीदारी की है? किसने की है? ये की है ICICI बैंक ने। In which country the Hindustan Aeronautics Limited decided to open its first international marketing overseas and sales office? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन, ओवरसीज और बिक्री कार्यालय खोलने का फैसला किया है? कहाँ किया है? ये किया है मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग ओवरसीज सेल ऑफिस खोला जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को निम्नलिखित में से किस संगठन का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? किसका किया गया है? ये किया गया है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, यानी कि सेबी का होल टाइम मेंबर इन्हें बनाया गया है। हु वर रिसेंटली अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये हैं कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया बनाया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इन विच सिटी द 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज SAREX 2022 वाज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ICG? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? ये किया गया था चेन्नई में। Name the company bank that was recently partnered with Athletics Federation of India to support young women athletes in India. उस कंपनी बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत में युवा महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ भागीदारी की है। किसने की है? ये की है HSBC इंडिया ने।
नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु रिसेंटली वॉन फर्स्ट एवर गोल्ड इन वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप अंडर वुमेन्स 57 kg कॉन्टेस्ट। भारत की उस शख्सियत का नाम बताइए जिसने हाल ही में महिलाओं की 57 किलोग्राम प्रतियोगिता के तहत विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? ये जीता है लिंथोई चिनम्बम ने। लिंथोई चिनम्बम ये 15 साल की लड़की हैं एक, और ये जो है मणिपुर की रहने वाली हैं। Who authored the book Indian Banking in Retrospect 75 Years of Independence? इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? ये लिखी है आशुतोष रारावीकर ने। नेम द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट दैट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर कॉर्पोरेशन फॉर द 500 मेगावाट डूगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में 500 मेगावाट की डूगर जल विद्युत परियोजना के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हमने डिस्कस किया एचपी के करंट अफेयर्स में, तो ये किए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा ये 500 मेगावाट का है आपका डूगर जल विद्युत परियोजना। और कौन सी नदी के ऊपर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा चिनाब नदी के ऊपर। The Securities and Exchange Board of India recently proposed the concept of blue bonds for sustainable financing activities. Which country launched the world's first sovereign blue bond in 2018? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में स्थायी वित्त पोषण गतिविधियों के लिए ब्लू बॉन्ड की अवधारणा का प्रस्ताव रखा है। किस देश ने 2018 में दुनिया का पहला सॉवर्ण ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया था? किसने किया था? सबसे पहले ये किया था सेशल्स ने। सेशल्स ने फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड में जिन्होंने कि सोवर्ण ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया था, और कब किया था? 2018 में। द प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन 28 अगस्त 2022? प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 28 अगस्त 2022 को कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में शुरू की गई थी ये, और अब इसने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना ने। और इसे कौन चलाता है? इसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।